धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 28 साल से जिस फैसले का इंतजार देश ही नहीं पूरी दुनिया कर रही थी, वो कल आ गया और जज साहब ने कह दिया कि तमाम आरोपियों को बरी किया जाता है। कुछ असामाजिक तत्वों ने मस्जिद को गिराया था। ये लोग तो उस वक्त रोक रहे थे, बचा रहे थे। इनकी कोई भूमिका नहीं है और ना ही इसके लिए इन्होंने कोई प्लान किया था। इसके बाद बहुत सारे सवालों ने जन्म लिया। बहुत सारे लोग उस पर सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अब बात की जा रही है कि अयोध्या तो झांकी थी, मथुरा काशी बाकी थी और उसके लिए अब लड़ाई शुरू कर दी गई है। हालांकि मथुरा की कोर्ट ने कल उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि कृष्ण जन्मभूमि पर बनी हुई जो शाही ईदगाह है उसको वहां से हटा दिया जाए और सारी जमीन कृष्ण जन्मभूमि को दे दी जाए। लेकिन उसके बाद भी मामला ठंडा पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे लगा कि इस बारे में कुछ और पहलुओं पर इतिहास के पन्नों में जाकर देखना चाहिए। डॉक्टर राम पुनियानी जी मशहूर हैं, नाम ही उनका काफी है, पूरी दुनिया उनको सुनती है। यूट्यूब, सोशल मीडिया पे तो लाखों करोड़ों की तादाद में उनको सुना जाता है। वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं जूम के जरिए। मैं पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा सर आपकी, कल जो सीबीआई की लखनऊ की कोर्ट ने फैसला सुनाया है। देखिए, लखनऊ कोर्ट की फैसला सुनने के बाद पहली बात जो मेरी दिमाग में आई कि देश में न्याय व्यवस्था खत्म हो चुकी है और इंसाफ की उम्मीद रखना अब असंभव होते जा रहा है। और इतने सारे सबूतों के बाद, इतने सारा वीडियो, इतने सारी जो पूरी प्रक्रिया हुई, उसके बाद अगर हम कहें कि ये कोई इसका दोषी नहीं है, तो ऐसे ही कहना है भाई बाबरी मस्जिद तो भाई ऊपर लोग वहाँ, ऐसा किसी ने बड़े मजाक में अच्छी बात लिखी है कि लोग चढ़े थे सरयू नदी को देखने और उनके वजन से मस्जिद गिर गई। वो एक उर्दू में एक शेर भी है कि भाई जो मारने वाला तो कुछ नहीं है, जो मरा वो खंजर पे गिर गया इसलिए मर गया। तो ये बहुत ही मेरे ख्याल दुनिया की न्याय व्यवस्था में और लॉ स्कूल्स में इसका अध्ययन किया जाएगा तो लगेगा कि भारत में न्याय व्यवस्था नाम की चीज कोई है, रही नहीं है। तो जो यहाँ की राज्यपालिका, यहाँ की जो सरकार चाहती है, उस प्रकार के फैसले लगातार एक के बाद एक आ रहे हैं। इसके पहले भी बहुत सारे फैसले आए हैं जिसमें जैसे शुरुआत में ही देख लीजिए ना, बाबरी मस्जिद का जो पहला 2010 में फैसला आया इलाहाबाद कोर्ट में, उसमें जो कागजात थे, जो ओनरशिप का मामला था, उसको अलग रख दिया गया। और महत्व किसको दिया गया कि लोगों की आस्था है भगवान राम यहाँ जन्मे थे, इसीलिए ये जमीन के 3 टुकड़े किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट उसे आगे ले गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आस्था का मामला है, 1/3 जमीन है तो पूरी इनको दे दो। और उसके साथ खैर सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें कही जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक बात कही, 1949 में जो राम लल्ला की मूर्तियों को मस्जिद में घुस के रखा गया, वो एक अपराध था। कोर्ट ने ये बात को माना। और उन्होंने ये भी बात मानी कि 1992 6 दिसंबर को जो बाबरी मस्जिद शहीद की गई, वो भी एक क्राइम था। ये दोनों चीजें मानने के बावजूद इस बैकग्राउंड में जब ये फैसला आता है तो आश्चर्य की सीमा नहीं रहती, क्योंकि इसमें कई पत्रकारों ने अपने डिपोजिशन दिए हैं कि उन्होंने देखा और कैसे सुनियोजित तरीके से वो जो कुछ लोग थे जो बाकी वॉलेंटियर्स को रोक रहे थे, और कुछ लोग थे जिनकी अपनी अपनी उनके रिहर्सल्स के फोटो भी आए हैं कि उन्होंने रिहर्सल की थी कि किस प्रकार से तोड़ा जाए। और मंच से ही नारा लग रहा था, जो आपने कहा ये तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मंच से नारे लग रहे थे, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। तो और उस समय न्यूज ट्रैक का एक वीडियो था, बाकी जो वीडियो क्लिपिंग्स थी, तो उसमें भी सरकार अगर चाहती तो उसके एक मजबूत केस बना के और न्याय व्यवस्था भी सवाल उठा सकती थी कि भाई इतना बड़ा ढांचा गिरा, 3 लाख लोग आए, अचानक आ गए, स्पॉन्टेनियसली आ गए, संभव ही नहीं है। ये इसके पीछे जो शुरुआत से आप देखिए कि जब आडवाणी जी ने रथ यात्रा चालू की, रथ यात्रा के पीछे पीछे दंगे चालू हो गए। और वो रथ यात्रा के बाद फिर उन्होंने कॉल दिया गया कि 6 दिसंबर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के दिन हम अयोध्या में जमा होंगे। और आपको एक बात याद दिला दूं जो बहुत कम लोगों को पता होगी, क्योंकि सब लोग वाजपेयी जी का बहुत आदर करते हैं,
जी और वाजपेयी जी की एक स्पीच है 5 दिसंबर की। जी 5 दिसंबर की स्पीच में वो कहते हैं कि भाई राम मंदिर के लिए जमीन तो साफ करना पड़ेगा, जी कंकड़ पत्थर को हटाना पड़ेगा। ये स्पीच देके वो वहां से वापस चले गए। और 6 दिसंबर को जब इतना बड़ा सब लोग आए तो उन्होंने निश्चित रूप से ये नारे दिए और कई लोग तैयारी से आए थे, कौन ऊपर चढ़ेगा कौन नीचे से व्यवस्था करेगा। ये समय उस समय जो इंडिया टुडे का स्पेशल इश्यू आया था बाबरी डिमोलिशन के बाद, जी उसमें बहुत सारी चीजें दी हैं। न्यूज ट्रैक का एक वीडियो आया था, उसमें पूरी चीजें दी हैं कि कैसे एक योजनाबद्ध तरीके से कल्याण सिंह, जी यूपी के चीफ मिनिस्टर, जी पहले तो एफिडेविट देते हैं कि जी भाई इसकी पूरी रक्षा की जाए, और एफिडेविट के बाद वो पूरी पुलिस जब ये आते हैं कार से, पुलिस पीछे हट जाती है। कल्याण सिंह फिर बड़े गर्व से कहते हैं कि मैंने जो किया भगवान राम के लिए किया, मैं उसके लिए सजा भोगने को तैयार हूँ। लेकिन कल के फैसले में जो जी सबसे बड़ी चीज मुझे लगती है, छोटा सा पत्रकार होने के नाते, कुछ लोगों ने कहा कि हमारा दोष नहीं था, हमें साजिश के तहत दूसरी सरकारों ने यानी कि कांग्रेस ने फंसा दिया। लेकिन बहुत सारे लोग अदालत के अंदर अदालत के बाहर सीना चौड़ा करके बोल रहे थे कि हमने कलंक को मिटा दिया। कम से कम अदालत उन्हीं को सजा सुना देती। राइट राइट। नहीं तो देखिए, ये तो उनकी भी थ्योरी ये थी ना कि ये हमारी गुलामी का प्रतीक है। अभी अभी जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि ये जो मुगल राजाओं के बनाए हुए स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारी गुलामी के प्रतीक हैं। और कई लोगों ने उन्होंने उनको हिंदू शौर्य दिवस भी कहा कि हमने गुलामी के कलंक को मिटा दिया है। तो कोर्ट अगर पूरा देखता तो एक कोई सामान्य जज या कितना भी बड़ा जज हो, पूरे चित्र को अगर देखता तो ये क्लियर था कि ये मस्जिद को स्पॉन्टेनियसली स्वतः स्फूर्त तरीके से अचानक गिराना पॉसिबल ही नहीं है। वो इतना सॉलिड स्ट्रक्चर था, उसको तोड़ने में कितना ये लगा होगा। तो कोई ये अचानक नहीं होता है। और ये जो इन्होंने कहा पीछे कुछ लोग उपद्रवी थे, उन्होंने पत्थर फेंके, उसके बाद ये सब हुआ, तो ये सब चीजें तो विश्वास के, पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि इस जी प्रकार का जजमेंट आ सकता है। जी और जैसे वो एक फेमस है ना जेसिका लाल के बारे में, जी जी नोबडी मर्डर्ड जेसिका लाल, जी जी वैसे याद आता है नोबडी डिमोलिश बाबरी मॉस्क, वो अपने आप गिर गई। वो अपने आप गिर गई। वैसे लेकिन एक जी बड़ा सवाल यहाँ बिल्कुल। ये भी होता है सर कि बारूद कौन लेके आया, इसकी कोई बात नहीं कर रहा। बारूद जी से आग लग गई ये कह रहे करेक्ट। हैं, या बारूद में आग लग गई। तो आपने जो कहा कि पूरा एक मूवमेंट चलाया और लोगों को इकट्ठा किया, 3 लाख लोग वहां आए, तो क्या ये चीज समझ नहीं आ रही थी? ये सुनियोजित तो हो रहा था सर। देखिए, अभी अभी जस्टिस एपी शाह ने असगर अली में इंजीनियर मेमोरियल लेक्चर कहा था, वो आप जरूर देखिएगा। जी और उन्होंने इसमें यही कहा कि हमारी जो न्याय व्यवस्था में धीरे धीरे कमजोरी आती जा रही है, और न्याय व्यवस्था का काम होता है हमारे फंडामेंटल राइट्स, नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स और संविधान की रक्षा करना। न्याय व्यवस्था उससे हटकर धीरे धीरे जो शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था के बातों को पूरा करना, उस तरफ वो धीरे धीरे जा रही है। तो ये भी उसका एक उदाहरण है कि भले ही विश्वास में आपको हो, पर वो जज साहब ऐसी चीजों को पकड़ रहे हैं जहां से उन अपराधियों को जो इस सरकार की विचारधारा से मेल खाते हैं। और वैसे देखा जाए तो बाबरी का ध्वंस इस सरकार को सत्ता में आने के लिए सबसे बड़ी चीज रही है, ये भी आप याद रखिए। जी जो काम इस बाबरी ध्वंस के बाद ही बीजेपी का जो पावर है इतना बढ़ गया, और आडवाणी जी, उनका उनका जो भी हो, उन्होंने ही बीजेपी को सत्ता में लाने के पहले पहले 9-10 में से 9 कदम उन्होंने ही उठाए। जी ये भी एक बड़ी मजेदार बात है। जी तो उसको तो किस प्रकार से राज्यपालिका क्या चाहती है, राज्यपालिका क्या चाहती है, ये न्यायपालिका समझ रही है। बिल्कुल सही लाइन न्यायपालिका का आपने। रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। जी बिल्कुल सही लाइन आपने कही है सर कि राज्यपालिका क्या चाहती है, न्यायपालिका ये समझ रही है, और वही कुछ न्यायपालिका कर रही है। आपने हाल फिलहाल में भी एक आर्टिकल लिखा, कई सारी वेबसाइटों पे वो आर्टिकल छपा है। आपने अयोध्या के अलावा जी उसमें काशी और मथुरा का जिक्र किया है कि किस तरीके से ये मामले को उठाने की कोशिश की जा रही है। और आपने उसमें 1991 के पार्लियामेंट से बने हुए कानून का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद से जो धर्म स्थल जैसे हैं वैसे ही रहेंगे।
देखिए, ये जो अब एक पैटर्न सेट हो रहा है, कि एक तो इस प्रकार के मुद्दों को खड़ा करके समाज में ध्रुवीकरण करके एक पार्टी पहले से मजबूत हो रही है। और ये मैं आपको यहाँ थोड़ा सा रेफरेंस दे दूं कि येल यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च आया है कि जहां भी सांप्रदायिक दंगे करवाए जाते हैं वो पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है। जी। नंबर 2, राम मंदिर के पूरे कैंपेन में उन्होंने देखा कि हमको ज्यादा पॉलिटिकल पावर, इलेक्टोरल पावर, चुनावी प्रक्रिया में हमारी सत्ता ये बढ़ती है, तो एक पैटर्न सेट कर लिया है। अयोध्या के मामले में उन्होंने कहा भगवान राम का जन्म वहां हुआ था। अब कोर्ट ने भी इसको बात की पुष्टि नहीं की, इसका कोई न्यायिक सबूत तो है नहीं, क्योंकि अयोध्या में कई मंदिर हैं जो दावा करते हैं कि भगवान राम का जन्म उनके मंदिर में हुआ था। जी। और आपको यहाँ मैं, क्योंकि आप इतिहास की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बता दूं कि खास तौर से 1857 की क्रांति के बाद जी। जब देखा उन्होंने कि एक तरफ मंगल पांडे इसकी शुरुआत कर रहे हैं, बहादुर शाह जफर उसकी लीडरशिप कर रहे हैं, तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी उसके साथ हैं, हिंदू मुसलमान एकता देखकर अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई। तो वहां से उन्होंने जो फूट डालो और राज करो की नीति लगाई, उसमें उन्होंने जगह जगह ये प्रोपोगेट करने की कोशिश की कि मुसलमान राजा आक्रामक थे, उन्होंने मंदिरों को तोड़ा। और यही बात पे एक एस गोपाल की एक किताब है, द एनाटॉमी ऑफ कन्फ्रंटेशन, उसमें एक लेख में वो बताते हैं कि मिसेस A.F. बेवरिज जब वो अयोध्या का बारे में, बाबरी मस्जिद के बारे में लिख रही थी, बाबरी मस्जिद का वर्णन उन्होंने किया और वहां एक फुट नोट डाल दिया कि शायद यहाँ पहले मंदिर रहा होगा। बस आपने जड़ बीज डाल दिया और आगे वो बीज कैसे फला फूला वो सब हमने देखा। और यही पैटर्न उन्होंने अपनाया है। यहाँ अयोध्या में तो कहा कि भाई भगवान राम का जन्म हुआ था, बाकी जगहों पे मस्जिद भी है, मंदिर भी है, उसके एग्जैक्ट कारण कहना बड़ा मुश्किल है। पर क्योंकि बाबरी मस्जिद के बहाने उन्होंने मुगल राजाओं को बदनाम किया, अब किसने मस्जिद तो किसने मंदिर तोड़ा उसका कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी बात ख्याल कीजिए, अभी जब ये भूमि पूजन के लिए मंदिर को समतल कर रहे थे तो उसमें बुद्ध विहार के अवशेष भी मिले। जी। तो पहले दूसरे प्रकार के अवशेष, अभी बुद्ध विहार के भी अवशेष मिले। तो इतिहास में क्या क्या हुआ है उसको एक निश्चित प्रमाण मानना आज के लिए वैज्ञानिक इतिहास उसकी परमिशन नहीं देता। तो इसीलिए जो लोग तर्कपूर्ण तौर तरीके से सोचते हैं वो जानते हैं कि ये बातों में कोई गहराई नहीं है। और जैसे औरंगजेब के बारे में इतना कहा जाता है कि भाई उसने काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा, अब क्या उसकी जो सच्चाई है उसके भी बहुत सारे वर्जन है। पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो उन्होंने पॉपुलर किया है, अंग्रेजों ने उसके बीज डाले और इन्होंने उसको लोकप्रिय बनाया कि मुसलमान राजाओं ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, तो उसमें काशी और मथुरा दोनों में औरंगजेब का उल्लेख है। मैं औरंगजेब की एक बात बता दूं कि राजाओं का मूल्यांकन आज के समय में आज के मानदंड से नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, जो औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि उसने मंदिर तोड़े, उसी के बारे में डॉक्टर विशंबर नाथ पांडे की एक किताब है जो बताती है कि औरंगजेब के जो फरमान, कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट आदेश जो उत्तर भारत के मंदिरों के पुजारियों के पास है, उसके आधार पे बताते हैं कि औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को दान दिया। तो कंफ्यूजन की बात तो सोचनी चाहिए। जैसे 3 मंदिरों का मैं उदाहरण दे देता हूँ, कामाख्या देवी का मंदिर गुवाहाटी के पास, फिर उज्जैन में महाकाल का मंदिर और उत्तर प्रदेश वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर, इसको औरंगजेब ने दान दिए। तब इसमें धर्म का कारण होता तो औरंगजेब तो मंदिर तोड़ता चलता, तो वो कहीं मंदिर को दान दे रहा है और कोई एक आध जहाँ कंट्रोवर्सी का ग्राउंड है उसको अंग्रेजों ने डाल दिया और ये सांप्रदायिक ताकतें उसको लेकर आगे चल रही हैं। तो जैसे आपने कहा काशी और मथुरा, ये इनकी कोशिश है कि इस सिलसिले को लगातार चलाया जाए। लेकिन जैसे राम मंदिर ने उनको बहुत फल दिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से ये बाबरी मस्जिद को तोड़कर, एक अफवाह फैलाकर, एक माहौल बनाकर वहां पे राम मंदिर का निर्माण कर चुके हैं, तो हौसले बढ़ चुके हैं, तो अब लगता है कि इसी पैटर्न पे चल के ये जो राज करने का 50 साल का सपना सजाए हुए हैं उसे पूरा कर सकते हैं और ऐसे मुद्दों को ये लोग कभी मरने नहीं देंगे। मुझे भी कई बार लगता है कि आपकी बात सही है, कई बार लगता है। दुर्भाग्यवश मैं आपको एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ कि आज पूरा फोकस है मंदिर, ये मंदिर पे, वो मंदिर पे। एक बहुत घटना याद रखिए
आपको याद होगा सोमनाथ का मंदिर, जी महमूद गजनवी ने इसको तोड़ा, जी और इतिहासकार बताते हैं उसने तोड़ा इसलिए नहीं कि वो मुसलमान था और ये हिंदू मंदिर था, उसने तोड़ा इसलिए कि उस समय जो एक लूट में उसको करीब 151 करोड़ के बराबर की संपत्ति मिली, जी जो 20,000 सोने की दीनारों के रूप में थी। ठीक है, जी तो सोमनाथ मंदिर को पॉपुलराइज किया गया कि एक मुसलमान आक्रांता ने तोड़ा है। तो आजादी के बाद कई लोगों ने मांग उठाई कि एक विदेशी मुसलमान ने इसको तोड़ा है, सरकार ने इसको पुनर्निर्माण करना चाहिए। तो उस समय गांधी जिंदा थे। गांधी कहते हैं ये मंदिर का मामला, मस्जिद का मामला, चर्च का मामला सरकार का नहीं है, जी ये समाज का है। हम्म, सरकार ने मंदिर नहीं बनाना चाहिए, समाज चाहे तो बना सकता है। और उसी के आगे उसका दूसरा भाग सुनिए कि पंडित नेहरू उस समय, आज अभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल धार्मिक वेश में जाके मंदिर का शिलान्यास करते हैं। पंडित नेहरू जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी, पंडित नेहरू ने उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा कि सरकारी पद पर रहकर आप मंदिर का उद्घाटन मत कीजिए। राजेंद्र प्रसाद जी ने उनकी बात नहीं मानी, पर नेहरू का जो सिलसिला था वही नेहरू बाद में जाकर जो इंडस्ट्रीज की आधारशिला रखते हैं, साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट की आधारशिला रखते हैं, पब्लिक सेक्टर की आधारशिला रखते हैं, नहरों की आधारशिला रखते हैं। भाखड़ा नंगल बांध के उद्घाटन के समय वो कहते हैं ये है हमारे आधुनिक भारत के मंदिर, जी जिसमें लोगों को शिक्षा मिलेगी, उत्पादन मिलेगा, नौकरी मिलेगा। तो समय कैसे बदल गया है, क्योंकि जो हम सपना देख रहे थे कि रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, इज्जत की बात होगी, उसके बदले एक इतिहास को गढ़ के, इतिहास किस प्रकार से है उस पर भी एक साइंटिफिक डिस्कशन हो सकता है। जी क्योंकि आपको अगर याद होगा तो बाबरी मस्जिद के बारे में भी जेएनयू के 25 हिस्टोरियंस ने स्टेटमेंट दिया था। जी क्या स्टेटमेंट था कि जी वहां मंदिर के कोई प्रमाण नहीं है, भगवान राम के जन्म के वहां कोई प्रमाण नहीं है। एक और बात आपको मजेदार मैं बता दूं जी कि भगवान राम की जो कहानी है ये पूरे दक्षिण एशिया में लोकप्रिय है, जी इंडोनेशिया, मलेशिया, बैंकॉक, इधर उधर, और उसके 300 वर्जन प्रचलित हैं। ए जी के रामानुजम की किताब है जो 300 प्रकार के वर्जन बताती है। और अयोध्या के बारे में तो ये एक वर्जन ये कहता है कि राजा दशरथ ये अयोध्या नहीं, ये वाराणसी के राजा थे। जी अब इसमें अगर आप इतने निश्चित रूप से चीजों को ले चलते हैं, उस पर एक आंदोलन खड़ा करते हैं, जब लोग भूखमरी से मर रहे हैं, नौकरियों की कमी है, किसानों की आत्महत्या हो रही है, और कोविड के दुष्प्रभाव से करोड़ों मजदूर सड़कों पे पड़े हैं, उस समय ऐसी बातों को करना मेरे ख्याल से गांधी, नेहरू और जिन लोगों ने आजादी का सपना देखा उनके सपनों के पूरी तौर से विरोध में है। मैं इतिहास के झरोखे से मैं आज आपको भविष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए एक जी सवाल पूछना चाहता हूं कि 70 साल पहले जो हमारी जी लीडरशिप थी वो ज्यादा काबिल थी, और आज जो 70 साल बाद आजादी के हो चुके हैं, वो गुलामी से बाहर आई हुई लीडरशिप थी, लेकिन ये आजादी के 70 साल के बाद की लीडरशिप है। ये हजारों साल पुराना इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, जैसे शिक्षा नीति पे भी बात कर रहे हैं कि 5,000 साल पुराना इतिहास पढ़ाएंगे। जी। अब उसमें देखिए, एक तो काबिलियत का सवाल है और दूसरा सवाल है पैटर्न ऑफ पॉलिटिक्स। पैटर्न ऑफ पॉलिटिक्स यानी राजनीति का तरीका। जी जो आजादी के समय जो मजबूत मूल्य थे वो बहुल्यवाद के थे, जी जिसको अंग्रेजी में आज सेक्युलरिज्म तो शब्द बहुत बदनाम हो गया है, पर सेक्युलरिज्म का मुख्य मतलब है कि धार्मिक गुरु और धार्मिक इंस्टीट्यूशन जो कहते हैं वो अपने उनको रहने दो और आप लोगों की समस्या, इस दुनिया की समस्याओं की बात करो। तो अभी जो पॉलिटिक्स मजबूत हो रहा है वो लोगों की समस्याओं के बारे में नहीं है, वो कुछ लोगों की भावनाओं को लेकर इतिहास को बनाती है और उस इतिहास के आधार पे लोगों के मन में प्रवेश करके भावनाएं, नफरत, हिंसा का एक आधार बनाती है। तो काबिलियत तो आपने एक अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, पर मेरे ख्याल से पिछले 30 सालों में जो मजहब के आड़ में सियासत मजबूत हुई है, जी इंडिया में तो हुई है, पर आपको ये भी बता दूं कि बर्मा में, श्रीलंका में बुद्ध धर्म के नाम पे हुई है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में इस्लाम के नाम पे हुई है। तो ये हमारे दुनिया का भी एक बहुत खराब दौर है। और भारत जो पहले इतना गौरवमयी हम कहते थे कि आप देखिए उस समय जितने भी देश आजाद थे उसमें इंडिया सबसे आगे था। जी
एजुकेशन में हो, नौकरियों में हो, सोशल वेलफेयर में हो, एग्रीकल्चर में हो, मिल्क प्रोडक्शन में हो, साइंटिफिक एंटरप्राइज में, सबसे आगे था। तो हमको तो ज्यादा दुख इसलिए बात लगता है कि जब जब पाकिस्तान जैसे देश जो इस्लाम के नाम पे बने वो तो टूट गए, कोई प्रगति नहीं हुई। आज जी पाकिस्तान के ज्यादातर मध्यम वर्ग के लोग पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं जी क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। जी हम जो इतने अच्छे रास्ते पर चल रहे, हम अपनी पटरी से उतर गए, और हम जो जहां सियासत चलती थी। जी हम जी अपनी पटरी से उतर गए। अगर मैं आपसे ये कहूं सर कि ये हिंदू राष्ट्र की तरफ अघोषित कदम है, क्योंकि पहले 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया और राम मंदिर की बुनियाद रख दी गई। अब ये फैसला है, इसमें बरी हो गए, धारा 370 को हटा देना, ट्रिपल तलाक वाला कानून मुसलमानों से बात करे वगैरह उन पर थोप देना। क्या ये अघोषित हिंदू राष्ट्र की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं हम लोग? अब उसमें अघोषित क्यों भाई, अघोषित क्यों? हिंदू राष्ट्र की घोषणा तो वो कर चुके हैं, जी तो ये उसी की तरफ ये उसी दिशा की तरफ छोटे बड़े कदम ये उठाए जा रहे हैं। और ये देखिए, आपने जो कहा, कई बार लोग कहते हैं कि संविधान बदलेंगे। जी संविधान बदलने की कोशिश तो है, पर अभी बिना संविधान बदले भी वही कर रहे हैं जो बिल्कुल उनको सही। करना है। जी तो ये एक आप जो बोल रहे हैं अघोषित, उसमें मैं एक ही मॉडिफाई करूंगा, हिंदू राष्ट्र तो वो घोषित कर चुके हैं और शुरू से घोषित कर सकते हैं। 95 ईयर्स पहले उन्होंने घोषणा की थी कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये क्या है, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, समाजवाद और ये चीजें ये कहाँ से आ गई? ये तो विदेशी है। ये जी मूल्यों को भी देशी विदेशी देखते हैं। जी इंसानियत देशी विदेशी नहीं होती, जी मानवता देशी विदेशी नहीं होती, हम्म, ये जो डेमोक्रेसी के मूल्य देशी विदेशी नहीं होते। पर इन मूल्यों को मजहब के नाम की जो लोग सियासत करते हैं वो इनको विदेशी कहते हैं। तो वो देशी कौन से भाई? जी देशी फिर जो हमारे मनुस्मृति में है, जो हमारे इन किताबों में है, जी जिनको डॉक्टर अंबेडकर ने जलाया। जी बड़ी बात आपने कही कि हिंदू राष्ट्र बना चुके हैं और अब उन्हें संविधान में बदलाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान में बदलाव करे बगैर वो जो करना चाहते हैं वो सब कर रहे हैं। मैं अगर एक बात को समझना चाहूं सर कि आने वाले भविष्य में ये जो दो फैसले आए 2019 और 2020 में बाबरी मस्जिद से जुड़े हुए, इन्हें कैसे देखा जाएगा? जो इतिहासकार उस वक्त होंगे वो कैसे देखेंगे इसको? अब देखिए, अगर हिंदू राष्ट्रवादी इतिहासकार होंगे तो बोलेंगे तो क्या जजमेंट है, ये तो हमारे ऊपर जो बेइंसाफी हो रही थी उसको न्याय में बदल दिया गया, वैसे कहेंगे। और जो वैज्ञानिक तर्कपूर्ण तरीके से सोचेंगे वो कहेंगे कि न्याय व्यवस्था में बहुत बड़ी गिरावट है। कोई भी लीगल स्कूल जो ज्यूरिस्प्रूडेंस कॉलेज ईमानदारी से करेगा वो देखेगा कि इन इन फैसलों पे पुनर्विचार करने की जरूरत है। और न्याय जो होता है, न्याय का आधार कभी श्रद्धा नहीं हो सकती। जी फेथ कैनॉट बी द बेसिस ऑफ जजमेंट। जी फैक्ट्स हैव टू बी द बेसिस ऑफ जजमेंट। जी और उसमें ये बात है कि आप जो गिल्टी है, गिल्टी को आप नामांकित कीजिए, उनको पनिशमेंट जैसा देना है वो दीजिए। तो उसके मामले में तो ये दोनों जजमेंट्स बहुत अलग तरीके के हैं। क्या आपको लगता है जिस तरीके का आंदोलन राम मंदिर के लिए खड़ा कर दिया गया था, वैसा आंदोलन काशी और मथुरा के लिए आज के दौर में खड़ा किया जा सकता है या हो सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, अभी ये इनकी जरूरत पे डिपेंड करता है। जब राम मंदिर का आंदोलन चला तो ये सत्ता में आ रहे थे, और राम मंदिर के आंदोलन ने सत्ता में आने का इनका रास्ता खोल दिया। जी अभी तो वो सत्ता में है, और सत्ता में रह के उनको काशी और मथुरा की कितनी जरूरत है वो तो नागपुर के हेड ऑफिस में तय होगा। जी और उसके हिसाब से वो जो रहता है ना, आपका रूम में गर्मी कितनी है उसके हिसाब से एसी का टेम्परेचर आप रेगुलेट करते हैं। जी तो पावर में आने के लिए आपको कितना ये पॉलिटिक्स चाहिए, उसके हिसाब से उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कम जी करेंगे। उसमें कोई निश्चित रूप से अभी कहा नहीं जा सकता। जैसे अभी आरएसएस ने तो कहा कि जी हम ये मुद्दे हमारी प्रायोरिटी में नहीं है, जी पर उनको बदलने में क्या टाइम लगता है? 2 दिन में कहेंगे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही है, तो फिर से वो मुद्दे को ले आएंगे, ले आ सकते हैं राधे। बिल्कुल सही। 2 दिन में वो कहेंगे कि हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं और मुद्दे को खड़ा कर देंगे। और दूसरे, अब वो सत्ता में है, सत्ता के बाहर नहीं है, तो आंदोलन के बगैर भी वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। जी।